भारत में जो लोकसभा चुनाव हैं इसको लेकर अमेरिका भी दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये लगता था कि वो राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए वहाँ के जो कुछ लोग बैठे हैं वो फंडिंग और राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सबको पता लग गया कि तीसरी बार मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो यूएस बेस्ड एजेंसियों ने भी इस सर्वे को करना शुरू किया कि जो बात भारत के सर्वेयर कह रहे हैं, जो रणनीतिकार राजनीतिक विश्लेषक भारत के आंकड़े रख रहे हैं, क्या वो आंकड़े सही हैं। तो अमेरिका बेस्ड एजेंसी ने प्रशांत किशोर यानी पीके के जो आंकड़े हैं उस पर मोहर लगाते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जो पीके का कहना है कि मोदी जी इस बार फिर से 300 पार करने जा रहे हैं, बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही दिखाई देती है। प्रशांत किशोर का जो सर्वे है उस पर अमेरिका के सर्वेयर ने, अमेरिका की एजेंसियों ने भी मोहर लगाई है, क्योंकि वो लोग भी अपना इंटेलिजेंस रख रहे हैं, पूरे देश का माहौल देख रहे हैं और उनके भी लोग हैं जो ये पता लगा रहे हैं कि आखिरकार देश का माहौल क्या है। पहली कोशिश उनकी ये हुई थी कि किसी तरह मोदी को प्रधानमंत्री बनने से इस बार रोका जाए, क्योंकि अगर भारत की तरक्की हुई तो कहीं ना कहीं चीन के साथ साथ अमेरिका को भी कड़ी टक्कर भारत देगा। और ऐसे दुनिया के जो विकसित देश हैं वो कभी नहीं चाहते कि जो विकसित देश, विकासशील देश हैं, वो उनसे आगे आएं या बराबर में खड़े हो जाएं। लेकिन मोदी जी की जो यात्रा है वो अब देश की जनता तय कर रही है। देश की जनता ने तय कर लिया कि मोदी जी ने जो 10 साल में किया है, यदि मोदी जी को ये मौका और दिया जाए, एक बार और दिया जाए, तो इस बार ये पक्का है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो अभी तो बोला भी नहीं था। लेकिन मोदी जी कर सकते हैं। 10 साल में 5वीं स्थिति तक पहुंच गए, तो अगला जो 5 साल है वो पिछला 10 साल का जो किया गया काम है उसका नतीजा आगे दिखाई देगा। इसीलिए प्रशांत किशोर हालांकि ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है वो मुझे पार होता दिखाई नहीं देता। लेकिन वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने योगेंद्र यादव सरीखे लोगों पर भी सवाल उठाए कि जो लोग यो करते हैं उनको, और ये कहते हैं भाई यो ने कुछ ये बताया है, वो कह रहे हैं कि यो तो कह रहा है 200 सीटों से भारतीय जनता पार्टी ऊपर नहीं जाएगी। तो उन्होंने एक सवाल किया है कि जो भी पत्रकार, जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 पार नहीं जाएगी, उनसे सवाल है कि भैया पहले ये बताओ कि पिछली बार 303 थी, तो वो 200 में से जब स्थिति आप 200 बता रहे हो तो 100 घटेंगी। पीके बोलते हैं कि पहले मुझे ये भी राजनीतिक विश्लेषक बताएं कि भारतीय जनता पार्टी वो 100 सीट कहां लूज करने जा रही है। इसका उत्तर कोई नहीं देता। बस बीजेपी अब की बार 200 नहीं जाएगी, अब की बार तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब सवाल तो पीके वाला बिल्कुल सही है कि भाई अगर मान ले 100 सीट घट रही हैं तो वो जगह बताओ। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिहार में जो स्थिति थी पहली, वही स्थिति में 4 से 5 सीटें घटती दिखाई दे रही हैं, वो भी 4 सीटें कहीं घटी। तो पश्चिम बंगाल में 10 सीटें लगभग बढ़ती दिखाई दे रही हैं, उड़ीसा में 10 सीटें लगभग बढ़ती दिखाई दे रही हैं, पंजाब में 7 से 8 सीटें इस बार बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तेलंगाना में 6 से 7 सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, आंध्र प्रदेश में भी 5 से 7 सीटें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। यानी मैंने आपको 50 सीटें बढ़ती हुई दिखाई जो भारतीय जनता पार्टी की कुल में से बढ़ रही हैं। तो सवाल यह है कि भैया जब बढ़ रही हैं और घट रही नहीं, तो फिर आपका आंकड़ा क्यों ऐसा आप दे रहे हैं जो संभव नहीं है। इसका मतलब एक झूठी हवा बनाई जा रही है, एक झूठ फैलाया जा रहा है। और अब ये जो झूठ है अब चलना नहीं, क्योंकि भाई अब 3 फेज का चुनाव आगे रह गया है, माहौल पूरे देश का क्लियर है, विपक्ष कहीं एक दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ मिलकर वे अभी भी तय नहीं कर पाए कि उनका नेता कौन होगा। अपनी डफली, अपना राग चल रहा है। तो आप देखिए कांग्रेस की हालत क्या है। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी अपनी सीट रायबरेली को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और इस ताकत झोंकने के बाद भी सीट बचेगी कि नहीं अभी तक क्लियर नहीं है। ना कोई मीडिया, ना कोई विश्लेषक ये कह सकता कि राहुल गांधी क्लियर कट जीत रहे हैं। दूसरी बात, कहा यह भी जा रहा है कि अगर राहुल गांधी जीतते हैं तो फिर जाएंगे तो वायनाड जाएंगे, तो रायबरेली छोड़ेंगे। अब ऐसे में असमंजस में वोटर भी है, तो क्यों वोट देगा।
और इसीलिए आपको बता दूं कि ये सारे नैरेटिव फेल हो रहे हैं। और इसलिए अब अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या फिर दुनिया की कोई महाशक्ति, वो ये देख रही है कि मोदी ही एक सुपर पावर बन के उभर रहे हैं। कम से कम ये भारत के अंदर दिखाई दे रहा है कि जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो कहीं इकट्ठे नहीं हैं, एक मंच पे आते जरूर हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ममता बनर्जी को देखिए, पश्चिम बंगाल में वो कहती हैं कि वामपंथी तो बीजेपी वाले ही की बी टीम है, दूसरी तरफ वो कहीं मंच पे खड़े दिखाई देते हैं वामपंथी उसी इंडिया अलायंस के मंच पर। यानी वो कहती हैं हम सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगे, बाहर से समर्थन दोगे इसका मतलब वामपंथी दल अगर शामिल है, अगर तो है ही इंडिया अलायंस में, तो आप बाहर से समर्थन देंगे, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को गाली देंगे। आम आदमी पार्टी का भी यही हाल है, दिल्ली में वो मिलकर लड़ रहे हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, और इसीलिए मैंने कहा पंजाब के बारे में आपको पहले भी मैंने बताया था, पंजाब में अब अंदर अंदर बिल्कुल आम आदमी पार्टी का बुरी तरह से विरोध हो रहा है। महिला नशाखोरी से परेशान है, दूसरा जो वादे किए थे किसानों से लोन माफ के वो नहीं हो पाए, तीसरा एमएसपी पर सारी फसल ली जाएगी, वो फसल सारी की सारी तो छोड़िए, जितनी किसानों की बनती थी वो भी नहीं ली गई, उसमें भी अधिकारी पैसा बटोरने की चक्कर में किसानों के गेहूं को कहीं उसमें मॉइस्चर बता रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और बहानेबाजी करके किसानों को परेशान किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें देखते हुए जनता ने फिर से तय कर लिया कि मोदी ही देश को आगे ले जा सकते हैं, मोदी ही देश की तरक्की कर सकते हैं, मोदी रहेंगे तो उसके साथ भी अब अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी लगता है कि चीन क्योंकि उसका दुश्मन रहा है हमेशा से, उनको लगता है कि चीन को पीछे धकेलने का काम यदि किसी ने किया वो तो मोदी है। भारत के इतिहास में तो ये पहली बार हुआ कि अगर सेना ने भारत के किसी कोने से भारत में घुसने की कोशिश की तो एक भी इंच जमीन भारत की चीन कब्जा नहीं कर पाया। हां, कांग्रेस के काल में 1962 में नेहरू के रहते हुए जो कब्जा हुआ वो अभी छुटा नहीं है, उसको छुड़ाना जरूर है, वो भी मोदी जी प्रयासरत हैं। और जिस तरह से आज चीन के अंदरूनी हालात हो रहे हैं, ये भी पक्का है कि पहले पाकिस्तान को ठिकाने लगाया जाएगा, उसके बाद चीन को भी देखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो सीडीएस थे बिपिन रावत जी, वो पहले ही बता के गए कि जिस दिन भी युद्ध होगा वो 2.5 मोर्चे पर होगा। अब जब हमें पहले से पता है कि यदि हम चीन का मोर्चा खोलते हैं तो पाकिस्तान साथ में आएगा, नंबर 2 देश के अंदर बैठे हुए गद्दार भी साथ में खड़े होंगे, तब अकलमंद देश, अकलमंद प्रधानमंत्री क्या करेगा? एक एक मोर्चे को पहले निपटेगा। और इसीलिए पहली तैयारी ये कि जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं पहले उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनकी धरपकड़ की जा रही है। और ये जो आधा मोर्चा है 0.5 वाला, पहले इसको मोदी जी जीत रहे हैं। काफी हद तक देश के अंदर बैठे हुए गद्दार, उनकी एनजीओ, उनके ऊपर कार्रवाइयां की जा रही हैं, एनआईए एक्टिव है, आतंकवाद भारत में अंदर से खत्म कर दिया गया है, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, और इसलिए इस मोर्चे पर भी सफलता मोदी ने प्राप्त की है। उसके बाद पाकिस्तान, उसका हाल हम देख रहे हैं, हाथ में कटोरा है, हालात खराब हैं, अंदर से विद्रोह हो रहा है, पीओजेके में विद्रोह इस कदर है कि तिरंगे लहराए जा रहे हैं, मोदी मोदी वहां चिल्लाया जा रहा है और कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे अंदर दखलंदाजी करो, हमें आजादी दिलाओ। पाकिस्तान के भी कम से कम 4 टुकड़े होने को तैयार हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान, आप देखें अगले 1-8 महीने में ही ये काम हो जाएगा। फिर बचेगा चीन। चीन के अंदर भी जो अर्थव्यवस्था उसकी गड़बड़ा रही है, उससे ये पक्का है कि चीन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत से युद्ध कर सके, और इसीलिए मोदी देश के लिए जरूरी है। ये देश के लोगों का कहना है, ये राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर का कहना है, और इसी पर यूएस की एजेंसियां भी मोहर लगा रही हैं कि जो पीके कह रहा है वो सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब विदेशों में बैठे हुए पत्रकार और एजेंसियां भी मान रही हैं कि एक बार फिर से मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है? आप भारत के जिस भी कोने में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, अपनी राय जरूर रखें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारा जो आकलन है, जो अमेरिका एजेंसियों का आकलन है, जो पीके का आकलन है, वो सही है या गलत। वंदे मातरम।